अभी आ रही है? डू वी हैव वॉइस? Hi everyone, this is Ritu Ratewal and we are going to start revision for 2025. 2025 के लिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और मैं आपको जो सबसे मुश्किल चैप्टर्स में से एक लगता है जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूंगी। आज हम लोग उसका आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कल उसका हम आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स करने हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे और अपने दोस्तों को ज्वाइन कराएंगे जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। सो दीज लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स। अगर आप लास्ट स्टेज में हैं तैयारी के, अगर आपको लगता है कि आप एक बार पढ़ चुके हैं, आपको पॉलिश करना है और पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना पॉलिशिंग के कुछ नहीं है। आप जितनी बार पॉलिश करेंगे उतनी बार आपको पता चलता जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती थी। यू नीड टू पॉलिश इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू गेट अ डायमंड एट द एंड, यू गेट अ गुड पॉलिश्ड चैप्टर जिसमें से आप 100% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो दिस इज वन ऑफ, ब्लर आ रहा है, ठीक करो। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द रिविजन्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। ऐसे धीरे धीरे यही रिविजन, ऐसी रिविजन मेरे क्रैश कोर्स में चल रही है। यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स इफ यू हैव नॉट ज्वाइन द क्रैश कोर्स। एंड उसके बाद क्रैश कोर्स में क्या है अभी, जैसे 3-4 लेक्चर्स का ये चैप्टर है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, तो इसका वन शॉट भी डालेंगे क्रैश कोर्स में। तो इस तरीके से आपके पास दोनों ही वेरिएशन है, आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी ओपन करेंगे अपनी, एनसीईआरटी ओपन करेंगे। फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो आपको 2 डेफिनेशंस मिलेंगी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। इनकी डेफिनेशन याद करनी है। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू बच्चा इज इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब लगता है कि ये हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी की अलग से आपको डेफिनेशन नहीं करनी। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी ऑलमोस्ट सेम सेम रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम सेम है। तो आपको बस याद रखना है इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट्स से बच्चों को पास ऑन कर दिया ट्रेट, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे एंड इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस बहुत कुछ इंटरचेंजेबली यूज होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वेरिएशन इज डिग्री बाय विच बच्चा डिफर्स फ्रॉम माँ बाप, बच्चा डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। इन दोनों की स्टडी को मिला के जेनेटिक्स कहते हैं। उसके अगले पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा कि ह्यूमंस को बहुत पहले से पता था कि जो वेरिएशन का राज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, इसलिए ह्यूमंस अपनी ब्रीड्स बनाते थे, जैसे एनिमल्स की ब्रीड बनाते थे सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, जैसे साहिवाल काउस का एग्जांपल दिया हुआ है पंजाब में। उसके बाद मेंडल का जिक्र होता है कि भैया जो ग्रीगर जॉर्ज मेंडल है उसने, उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं या फर्स्ट जेनेटिसिस्ट भी कहते हैं, सबसे पहला जेनेटिसिस्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इसने मिड 18th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में, आई एम सो सॉरी, मिड 19th सेंचुरी में इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। दिस इज मिड 19th सेंचुरी में अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। ये ईयर याद रखना है, 1856 से 1863, 56 से 63, 7 ईयर्स तक, ठीक है। 4 इधर 3 इधर, किस पे किए, पाइजम सैटिवम पे किए, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली और इसने क्या कहते हैं 3 लॉज ऑफ ये दिए, जेनेटिक्स दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। अब इसकी सक्सेस के कुछ रीजंस थे, इसकी सक्सेस के 3 रीजंस, 3 नहीं 4 रीजंस थे। जनरेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस, एक रीजन कम है इसमें, चलो कोई बात नहीं। इसकी सक्सेस के रीजंस थे, हम उसके रीजंस रिवाइज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिकल, इसने बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के लॉजिक को घुसा दिया, ठीक है।
देन दूसरी बात, इसने बहुत बड़ा सैम्पलिंग साइज लिया। फिर कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस, उसने बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको बार बार वही रिजल्ट्स मिले, तो उससे पता चला कि कोई तुक्का नहीं है, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कंक्रीट बेसिस पे बेस्ड हैं, कंक्रीट चीज़ों पे बेस्ड है। और चौथा भी है एक, रुको, लार्ज सैम्पलिंग साइज कंफर्मेशन हो गया। नहीं, तीन ही है, तीन ही है, तीन ही है, तीन है, ठीक है। तीन रीजंस हैं इसकी सक्सेस के, ठीक है। इसने अपना जो रिजल्ट है वो 1965 में पब्लिश किया, लेकिन उसको किसी ने दूर दूर तक वो पहुंचा नहीं, लोगों तक पहुंचा नहीं वो, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। उसकी ना एक्सेप्ट करने के भी चार रीजंस हैं, लेकिन वो आगे दिए हुए हैं, ठीक है। देन ये रीडिस्कवर कब हुआ है? 1900 में रीडिस्कवर हुआ उसका वर्क। 1865 1865 दिस इज 1865 1865 में उसने पब्लिश किया। 1900 में रीडिस्कवर हुआ। तीन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया, किस किसने? कार्ल कॉरेंस, डी राइस एंड वॉन टेशरमैक। ये भी पीवाईक्यू है, किसने? ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, कब से कब तक है ये भी पीवाईक्यू है, सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। इस एक पेज में आपके 3 से 4 पीवाईक्यू निकल जाएंगे। देन उसने जो स्टडी किया 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पे किया, मतलब 14 वैरायटीज पे किया अपने एक्सपेरिमेंट। आपको याद रखना है कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिस पे बात की, और कौन सा ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है उसमें से। उसने किया फ्लावर पोजीशन पे आ जाओ। एक होता है एक्सियल, एक होता है टर्मिनल। एक्सियल होता है साइड में, टर्मिनल होता है टॉप पे। तो ये जो है ये रिसेसिव है। कैसे याद रखेंगे यार? टर्मिनल पे ना हम ऐसे याद करेंगे, टर्मिनल पे एक आधा फ्लावर आ सकता है, एक्सियल पे ज़्यादा फ्लावर आ सकते हैं साइड में तो ज़्यादा फ्लावर्स वाला हम प्रेफर करेंगे, ये डोमिनेंट हो जाएगा, दिस डोमिनेंट, ठीक है। फ्लावर कलर कर लेते हैं, दो इसके फ्लावर पे बेस्ड हैं, फ्लावर का पोजीशन एंड फ्लावर का कलर। देखो वाइट का मतलब होता है नो कलर। अगर कोई जीन ही दोनों खराब है, रिसेसिव में दोनों जीन खराब है, ऐसे मान लो, स्मॉल डब्ल्यू वाले, नहीं वॉयलेट, वॉयलेट है ना। कैसे वो करते हैं इसको, रुक जाओ। स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, वाइट ऐसे आएगा, स्मॉल डब्ल्यू से आएगा, ठीक है। जब कोई जीन रिसेसिव होता है, कोई एलील रिसेसिव होता है, मतलब कि कोई इंजाइम वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा। एक इंजाइम चाहिए बेसिकली ये कलर लाने के लिए, वॉयलेट कलर लाने के लिए। ये दोनों ही जीन रिसेसिव जीन्स हैं, रिसेसिव एलील्स हैं। रिसेसिव एलील्स का मतलब होता है खराब एलील्स। ये नो एंजाइम, कोई नो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। तो भैया कलर लाने के लिए एंजाइम चाहिए, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कलर वाला है, दिस इज कलरलेस, तो ये रिसेसिव होना ही था। दो आपके फ्लावर कलर में आ गए। अब आपको चार चीज़ें याद करनी है जो कि आसान है। आप सब्जी मंडी में गए, आपने मटर की फली देखी, आपने खरीदी है, तो आप कैसी फली खरीदोगे? हमेशा आप मोटी फली खरीदोगे, पिचकी हुई तो नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो आपका पॉड शेप फुल होना चाहिए, डोमिनेंट। फिर जो फली का कलर है वो ग्रीन खरीदोगे, येलो तो नहीं खरीदोगे, तो पॉड का कलर आपका ग्रीन होना चाहिए। फिर आप घर गए, आपने उसमें से खोला तो आपको मोटे मोटे मटर मिले, आपने कहा ठीक है मोटी फली में से मोटे मटर मिले, तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है, सीड शेप। लेकिन धोखा ही हुआ, आपने जब खोला, अच्छा मोटे मटर तो थे, आपको बाहर से आपने टच भी करके देख लिया, फली से मोटे मटर थे, लेकिन कलर येलो निकला उनका मटरों का। कह रहे यार ये तो मैं नहीं देख सकता था मंडी में, क्योंकि भाई ने मेरे को मटर खोलने की इजाज़त नहीं दी मंडी में, तो धोखा हो गया। लास्ट में धोखा हुआ, कलर येलो डोमिनेंट है। दो सीड कलर पे, मतलब सीड पे, दो फ्रूट पे, पॉड मीन्स फ्रूट, और दो फ्लावर पे। इस पे कम से कम 5 से 7 PYQs है इस टेबल पे, इस पे, ठीक। आगे सुनो। मेंडल के दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन है, एक इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स है।
इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में हमने एक कैरेक्टर के बारे में बात की है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में हमने 2 कैरेक्टर के बारे में बात की है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बाद, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडल ने 2 लॉज दिए हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के बाद मेंडल ने थर्ड लॉ दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें क्या करते हो आप, बेसिकली आप 2 उससे शुरू करते हो, टॉल प्लांट से। हमेशा आपने कभी भी हेटेरोजाइगस से नहीं शुरू करना, होमोजाइगस से शुरू करोगे, हमेशा होमोजाइगस टॉल से शुरू करोगे। होमोजाइगस, यू अंडरस्टैंड, जिसके दोनों एलील्स सेम हो, और आप उसको ड्वार्फ से मल्टीप्लाई करोगे। आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, मैंने हाइट लिया है, ठीक है। तो F1 में गैमीट इनके कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए। जो 2 एलील है उनको हमेशा सेपरेट करके गैमीट बनाओ, एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, क्योंकि ये सेम है दोनों, तो मैंने एक सिंगल लिख दिया है। एक गैमीट ये, एक गैमीट ये, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सिंगल लिख दिया है। आप सिंगल भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि 2 गैमीट सेम है। इनको फ्यूज कर दो, F1 जनरेशन आएगी, जिसको हम ये बोलते हैं। क्योंकि ध्यान से सुनेंगे, इट इज अ हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट समझते हो, जहां पे 2 एलील्स डिफरेंट है। हेटेरोजाइगोट को ही हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि ये एक जीन के लिए हाइब्रिड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, क्योंकि ये एक जीन के लिए हाइब्रिड है। टॉल हाइट का जीन है ना, उसके लिए हाइब्रिड है ये, मतलब हेटेरोजाइगोट है। इट्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसका जो रिजल्ट बनता है दैट्स अ मोनोहाइब्रिड। F1 दे विल बी ऑल टॉल, दैट मीन्स दे विल रिजेंबल द डोमिनेंट पेरेंट। डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करेगा ये, ठीक है। F2 कैसे बनाना है, हमेशा आप F1 को सेल्फ कर दोगे। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से बच्चा पैदा करा दोगे। इसके एलील कैसे बनेंगे, इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, एक इधर एलील बन गया, एक इधर, दिस इज 1 एलील, दिस इज अनदर एलील। इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, एक ये एलील बन गया, एक ये एलील बन गया। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये चार बच्चे बन गए उसके, जिसमें ये दोनों सिमिलर हैं। 25% होमोजाइगस टॉल, 50% हेटेरोजाइगस टॉल, 25% होमोजाइगस रिसेसिव। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो ध्यान से देखेंगे। फिनोटाइप है क्या दिख रहा है, व्हाट यू सी। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये ड्वार्फ है। टॉल इज टू ड्वार्फ की रेशियो है 3:1। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है। आगे सुनो, जीनोटाइप रेशियो है कि जीन्स क्या है उसके अंदर। तो जीन्स क्या है, ये एक प्रकार का जेनेटिक मेकअप है, ये दूसरे प्रकार का जेनेटिक मेकअप है, और ये तीसरे प्रकार का जेनेटिक मेकअप है। ये 1:2:1 की रेशियो में मिल रहा है। सो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो डिफरेंट होगी, आपको लर्न करनी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। कोई डाउट यहाँ तक? ऐप के कमेंट्स चाहिए। अच्छा, मिल गए। कोई डाउट यहाँ तक? ये रिवीजन करके इसके PYQ साथ में करेंगे, तो ध्यान से सुनो अभी सारी बातें। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस ये होता है जब आपको एक डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप ना पता चल रहा हो कि भैया टॉल प्लांट ये है कि टॉल प्लांट ये है, उसका जीनोटाइप पता करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस करते हो। क्या करते हो आप इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हो, या अगर ये है इसको भी क्रॉस करोगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हो। NCERT की डेफिनेशन देख लो। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, an organism showing a dominant phenotype whose genotype is to be determined is crossed with a recessive parent instead of self crossing। रिसेसिव पेरेंट के साथ जब आप एक डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस कर दोगे, उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
एनसीईआरटी का ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे, ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप है। मुझे नहीं पता ये कैपिटल W है या ये कैपिटल W स्मॉल w है। इस पे आए हैं PYQs, ठीक है। कैपिटल W है तो दोनों इसके गैमीट सेम बन जाएंगे, उसको आप रिसेसिव के साथ कर दोगे क्रॉस, स्मॉल w, सारे के सारे ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे अगर ये होमोजाइगस है तो। इफ इट इज होमोजाइगस, अगर ये होमोजाइगस है तो ये जो बच्चे आएंगे ऑल डोमिनेंट आएंगे। अगर ये हेटेरोजाइगस है और आप इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस कर देते हो तो क्या होगा, 1:1 की रेशियो में आएगा डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप। डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइप 1:1 की रेशियो में आएगा। ये पूछा आपको इस तरीके से जा सकता है कि हमें किसी का मान लो जीनोटाइप नहीं पता लेकिन डोमिनेंट फिनोटाइप है, उसका मैंने टेस्ट क्रॉस कर दिया, तो बताओ अगर वो होमोजाइगस है तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर वो हेटेरोजाइगस है तो रिजल्ट क्या आएगा। डन। आगे चलेंगे। मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की 3 बातें हैं, तीनों याद रखनी है। पहली बात तो हर कैरेक्टर जो है वो 2 यूनिट से कंट्रोल होता है जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं और एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे हमेशा ही डोमिनेंट होता है। क्या एक्सप्लेन करता है ये F1 में कंप्लीटली एक ही कैरेक्टर आने को भी एक्सप्लेन करता है और F2 में 3:1 की रेशियो आने को भी एक्सप्लेन करता है। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर एट F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2, 3:1 रेशियो इन F2, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इन पे बहुत सारे PYQs आ चुके हैं। आओ इसको रिवीजन करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन जो F1 है इट डज नॉट रिजेंबल ईदर पेरेंट, डजंट रिजेंबल एनी पेरेंट, एनी नहीं लिखते ईदर लिखते हैं। ये एक ही एग्जांपल दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम स्पीशीज। उसमें रेड प्लांट को, रेड फ्लावर वाले प्लांट को अगर आप वाइट फ्लावर वाले प्लांट को साथ क्रॉस करोगे तो F1 में कैपिटल R स्मॉल r आएगा विच इज अ मोनो हाइब्रिड, लेकिन इसका कलर फ्लावर का पिंक आएगा। तो ना तो ये रेड से कर रहा ना ये वाइट से रिजेंबल कर रहा, ये अलग ही अपने स्टार बना हुआ है, ये पिंक बना हुआ है। फिर आप पिंक पिंक को क्रॉस करोगे, पिंक और पिंक को क्रॉस करोगे तो आपके पास रेड, पिंक और वाइट तीनों कलर के फ्लावर्स आएंगे। इसकी खास बात ये होती है इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम रहता है। ये PYQ है। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो किस में सेम रहेगा, हमेशा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रहेगा, 1:2:1 का रेशियो रहेगा। ये पहले आ चुका है। अगर मैं इसको कंप्लीट डोमिनेंस से वो करूँगी, कंपेयर करूँगी, तो वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 रहता है, जीनोटिपिक 1:1 रहता है। यहाँ पे दोनों फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों ही 1:1 है, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ कोडोमिनेंस पे। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि 2 एलील्स एक साथ अपना फुल इफेक्ट दिखा रहे हैं। जैसा कि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में एक्चुअली में 3 प्रकार के एलील्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल i। पूरी पॉपुलेशन में, पूरे हमारी स्पीशीज में, इसलिए मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल भी है। There is a difference between multiple allele and multiple genes. मल्टीपल जीन्स जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बोलते हैं। मल्टीपल एलील
एक ही जीन के 3 एलील्स हैं यहाँ पे, 3 एलील्स ऑफ वन जीन विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेनी जीन्स। अगर बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स मेरी हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे जीन्स मेरी स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक ही जीन का बहुत सारा एलील है, दैट इज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का सिर्फ एक एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। उसमें IA जो है वो डोमिनेट कर रहा है, कंप्लीटली डोमिनेट करता है स्मॉल आई को, कंप्लीटली डोमिनेट करता है स्मॉल आई को। बट IA और IB जो है वो को डोमिनेंट है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता। मतलब अगर किसी इंसान के पास IA IB है तो उसके RBC पे 2 प्रकार की शुगर बनेगी, 2 टाइप्स ऑफ शुगर्स विल बी देयर, A शुगर B शुगर, A शुगर भी बनेगी उसके ऊपर, B शुगर भी बनेगी उसके ऊपर, दोनों अपना असर दिखाएंगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बीच का ट्रेट बनता है, इसमें बीच का ट्रेट नहीं बनता, इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं है ये। इसमें क्या है कि दोनों एलील अपना दबा के अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं फुली फुली, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, और बहुत सारे PYQs आते हैं कि कितने प्रकार का जीनोटाइप हो सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो 6 प्रकार का जीनोटाइप हो सकता है, दिस 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 दिस। कहीं नोट करेंगे इसको, 6 जीनोटाइप्स, 4 फिनोटाइप्स, A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। इसको ध्यान रखेंगे PYQA। सही। मेंडल सेकंड लॉ क्या है? एक मिनट पानी पी लेते, रुक जाओ। मेंडल का जो वर्क है 4 रीजन से डिस्कवर नहीं हुआ था। मुझे तुम्हारी कॉपी में चारों रीजन चाहिए, वो लिखे हुए, मैंने इस नोट्स में ऐड नहीं किया है, वो समहाउ मुझसे मिस हो गए, पर मेरे को वो चारों रीजंस आपसे चाहिए, आपकी कॉपी में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। AB और BA सेम है, AB और BA 2 अलग जीनोटाइप नहीं है। AB BA कुछ है ही नहीं, AB को AB लिखो उनको, और वो सेम जीनोटाइप है, अलग नहीं है। जहां क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ है, 4 रीजंस हैं कि मेंडल का वर्क क्यों नहीं वाइडली वो हुआ था, पब्लिसाइज क्यों नहीं हुआ था, क्यों नहीं लोगों ने उसकी बात मानी थी, क्यों हमने मेंडल का वर्क एक्सेप्ट नहीं किया था। ये PYQ है, 4 रीजंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 4 रीजन है, 4 ही तुम्हारी कॉपी में चाहिए मुझे। चलो आगे। मेंडल का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 एलील हैं, 2 तो है ही है, अगर का क्या मतलब है, 2 एलील हैं ही है, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, 2 एलील्स ऑफ सेम जीन, तो उसके गैमीट में ये सेपरेट होने ही होने हैं, ये सेग्रीगेट होने होने हैं।
जब मैं इसके गैमीट बनाऊंगी तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है तुम्हारा। सेम जीन के दो एलील्स गैमीट में सेग्रीगेट होंगे ही होंगे। कभी भी गैमीट में ये दोनों एक साथ ऐसे नहीं आ जाएंगे, ये बीमारी कॉज करेगा, डिजीजेस कॉज करता है। देयर इज नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर ये हो गया तो डिजीज हो जाएगी, तो इसको कभी भी इस तरीके से हम नहीं करेंगे। ये होता है जब सेग्रीगेट नहीं हो पाते, तभी तो लाइन फिल्टर्स हो जाता है, तभी तो टर्नर्स हो जाता है, तभी तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जब ये सेपरेट नहीं हो पाते। तो जब भी ये सेपरेट नहीं होंगे, जब भी ये सेपरेट नहीं होंगे तो बीमारी होएगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी नॉर्मल एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो नॉर्मल एक्सेप्शन है, उनको बीमारियां नहीं कहेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोई बीमारी नहीं है, को डोमिनेंस कोई बीमारी नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे सेकेंड लॉ का। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, two alleles of a gene must segregate, separate. Segregate मतलब separate to move into different gametes. Also called law of purity of gametes. No exception to this law. बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में लिख भी दिए हैं 4 रीजन। तुम लोग बाकी क्या करने आए हो यहाँ पे? देखो अच्छे बच्चे तो वही हैं, देखो जो सीरियस बच्चा है। तुम लोग काय को क्यों पढ़ रहे हो? एक बार तुमने कभी लॉन्ग लेक्चर भी लगाया होगा पहले। मेरे पुराने लेक्चर जो बच्चे मुझसे ही पढ़ते हैं, मान लो जो बच्चे मुझसे ही पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तुमने कहीं ना कहीं से ढूंढ के मेरा लॉन्ग लेक्चर भी लगा लिया होगा जेनेटिक्स का। अब शॉर्ट लेक्चर भी लगा रहे हो। अगर हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं किसी चीज को और फिर भी उसका रिजल्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या फायदा है फिर? क्यों हम लॉन्ग लेक्चर्स लगा रहे हैं? क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बुक खोल के बैठे हैं? ये जो भी इतना बच्चा यूट्यूब पे बैठा है बेचारा, जितना बच्चा ऐप पे बैठा है, अभी एक सपने के साथ बैठा है, एक ड्रीम के साथ बैठा है। तो अगर उसकी तरफ हम स्टेप ही नहीं ले रहे तो क्या फायदा है? ना तो ऐसा ड्रीम देखने का फायदा, ना ऐसे हाफ हार्टेड एफर्ट्स लगाने का फायदा। लगाना है तो पूरा एफर्ट लगाओ, नहीं तो छोड़ो। जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आपकी एनसीईआरटी आपके उस पे टेबल पे खुल जानी चाहिए थी, आपका पेन हाथ में होना चाहिए था। ये आपका वन ऑफ द लास्ट रिविजन है जो आप करोगे पेपर से पहले। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपकी साथ साथ अंडरलाइन होनी चाहिए थी। अच्छा ये लाइन कवर हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कवर। इसके बाद कब रिवीजन है? फरवरी आने वाला है, कब रिवीजन है? कितना रिवीजन कर लोगे इसके बाद? 1 बार 2 बार? नहीं किए हो, एनसीईआरटी खोलो, पेंसिल लो और मार्क करो साथ में। क्लास हम लगाने आए हैं तो उसका रिजल्ट भी लेके जाओ साथ में। मंदिर आए तो प्रसाद ले जाओ। अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो क्वेश्चन निकलने चाहिए, तब फायदा है क्लास लगाने का। पीवाईक्यू निकलना चाहिए, तब फायदा है क्लास लगाने का। ठीक है? चलिए, ब्लेंडिंग होता है मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कंप्लीट डोमिनेंस में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होता। ब्लेंडिंग जैसे मिक्सी के अंदर मिक्सर ब्लेंडर बोलते हैं ना, क्योंकि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उसमें।
तुम दूध में केला डालोगे तो मिक्स हो जाएगा ना, ब्लेंड हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स आपको सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने के लिए मिलती है, कभी भी कंप्लीट डोमिनेंस में नहीं मिलती, कभी भी कहीं नहीं मिलती। और ब्लेंडिंग जहां मिक्स हो जाए, रेड और वाइट डाला तो पिंक बन जाए, वो सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिलती है आपको। और एलील की ब्लेंडिंग, फैक्टर की ब्लेंडिंग तो कहीं पे भी नहीं होती, जीन की ब्लेंडिंग तो कहीं पे भी नहीं होती। ठीक, चलिए, इनहेरिटेंस ऑफ दो जीन का मतलब है, अब मैंने दो कैरेक्टर एक साथ कंसिडर कर लिए। राउंड सीड कंसिडर कर लिए एक प्लांट में, रिंकल सीड कंसिडर कर लिए दूसरे प्लांट में। लेकिन इस प्लांट में अगर मैंने राउंड सीड कंसिडर किए हैं तो मैंने येलो भी साथ में कंसिडर किया है, शेप और कलर दो चीजें कंसिडर कर लिए, राउंड एंड येलो। इस प्लांट में अगर मेरा रिंकल सीड है तो उसका कलर भी अलग है, ग्रीन। दो कैरेक्टर साथ में कंसिडर करने हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि बोर्ड और लेक्चर को साथ साथ कैसे करें। बोर्ड में भी वही आना है जो नीट में आना है, तुम्हें क्या लग रहा है? सेम सिलेबस है, नंबर आएंगे तो दोनों में नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो दोनों में से किसी में नहीं आएंगे। जब इसके गैमीट बनेंगे, जब इसके गैमीट बनेंगे तो ये दोनों सेपरेट होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, ये दोनों सेपरेट होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। तो ऐसे एक आर इधर चला गया, एक आर इधर चला गया, एक वाई इधर चला गया, एक वाई इधर चला गया, ऐसे। वाई आर नहीं लिखना चाहिए था, आर वाई लिखना चाहिए था। सेम ही गैमीट बने क्योंकि होमोजाइगस है ना, हाइब्रिड नहीं है, तो एक ही प्रकार का गैमीट बनता है। सिमिलर इसमें एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा। ये गैमीट और ये गैमीट जब फ्यूज हो जाएगा तो बनेगा आर आर वाई वाई। दिस इज हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड फॉर टू कैरेक्टर्स। दिस इज हेटेरोजाइगस फॉर सीड शेप and heterozygous for seed color. This is a dihybrid. मतलब two heterozygous conditions. दो जगह हेटेरोजाइगस हो गया, ये इधर भी हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस। अगर मैं तुम्हें पूछूं, ये बताओ मुझे, ये डाई हाइब्रिड है कि मोनो हाइब्रिड है? बताओ, ये कितना हाइब्रिड है? ये कितना हाइब्रिड है? डाई है कि मोनो है? बोलो। ये एक के लिए हाइब्रिड है ना, ये एक के लिए हाइब्रिड है, ये तो हाइब्रिड है ही नहीं, ये तो वाई वाई सेम है। दिस इज अ मोनो हाइब्रिड। दिस इज अ डाई हाइब्रिड। और इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, इस क्रॉस को, क्योंकि इससे डाई हाइब्रिड बन रहा है, रिजल्ट इसका डाई हाइब्रिड है। पता चला डाई हाइब्रिड क्या है? डाई हाइब्रिड की सेल्फिंग कर दो, F2 बनाना है, डाई हाइब्रिड का सेल्फ कर दो, तो आपके पास इस तरीके का पुनेट स्क्वायर आएगा। इसकी रेशियो आपको याद करनी है। डाई हाइब्रिड की F2 की फिनोटिपिक रेशियो होती है 9:3:3:1, जिसमें 9 जो है दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स लेके रखता है, 1 जो है दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स लेके रखता है, रिसेसिव ट्रेट्स लेके रखता है, और 3 जो है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, इस तरीके से कैरेक्टर लेके रखता है।
जीनोटिपिक रेशियो इसकी बहुत अजीब है, इसको याद करने का तरीका है 1:1, इधर भी लिख लो 1:1, बीच में लिख लो इसको डबल कर दो 2:4:2। याद करनी है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो याद करनी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की रेशियो याद करनी है, डाईहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो याद करनी है। कोई भी क्वेश्चन नीट में उठ के चला आएगा, सिंपल 4 नंबर देख के हमको चला जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? डन डन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने किया तो उसने एक और लॉ निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ध्यान से सुनेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से कैसे डिफरेंट था। डोमिनेंस को तो परे मारो, डोमिनेंस तो तुमको पता ही है क्या है, कि भैया 2 एलील रहता है, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील है, और उसमें से एक एलील जो है वो डोमिनेट करता है दूसरे एलील को। मेरे को पता है, मेरे को कुछ जानना नहीं उसके बारे में। सेग्रीगेशन क्लियर है कि जो 2 एलील है वो अलग अलग जाएगा, जब गैमीट बनेगा तो वो अलग अलग जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ध्यान से सुनो कैसे डिफरेंट है। एलील्स ऑफ जीन्स located on different chromosomes assort independent of each other। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो एक क्रोमोसोम है, इस पे एक जीन के 2 एलील्स हैं ऐसे। एक और क्रोमोसोम है, इस पे एक और जीन के 2 एलील्स हैं ऐसे। मुझे ये पता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से तुझे एक गैमीट में जाना है, ये तेरे को सेग्रीगेट होना पड़ेगा। सिमिलरली तुझे भी सेग्रीगेट होना पड़ेगा, क्योंकि तू एक ही जीन का 2 एलील है, तेरा सेग्रीगेट तो तुझे होना ही पड़ेगा, तो तू सेग्रीगेट हो जा ना। तो मेरा गैमीट बना कुछ ऐसा, ए इधर आ गया, बी भी इधर आ गया, स्मॉल ए इधर आ गया, स्मॉल बी भी इधर आ गया। ये एक पॉसिबिलिटी है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तुमको ये बताता है कि ये इकलौती पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम से किसी ने किसी का चाचे ताऊ का रिश्ता नहीं है, कि इधर हूं तो तेरे साथ ही जाऊंगा, इधर हूं तो तेरे साथ जाऊंगा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि मान लो कैपिटल ए यहाँ पे है और स्मॉल ए यहाँ पे है, कैपिटल बी यहाँ पे है, स्मॉल बी यहाँ पे है, तो जब गैमीट बनेगा ये सेग्रीगेट होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, ये सेग्रीगेट होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। तो जरूरी नहीं कि तू मेरे साथ जाएगा। मान लो ए इधर आ गया, स्मॉल ए इधर आ गया, तो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऊपर वाले पेयर ऑफ क्रोमोसोम से। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कह रहा मेरी मर्जी, मैं मेरा मन करेगा कैपिटल बी इधर डालूंगा, मेरा मन करेगा मैं स्मॉल बी भी डाल सकता हूं, इधर भाड़ में जाओ। मेरा मन करेगा कैपिटल बी इधर डाल दूंगा, भाड़ में जाओ। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जब ये ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाएगा तो 25% ऐसा गैमीट बनेगा, 25% ऐसा गैमीट बनेगा, 25% ये बनेगा और 25% ये बनेगा। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक क्रोमोसोम पे पड़े हुए जो जीन के एलील्स हैं
वो कैसे भी असॉर्ट हो, उससे दूसरे क्रोमोसोम पे पड़े हुए जीन के जो एलील्स हैं उनके असॉर्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सेग्रीगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं इस साइड हूं तो तू भी इस साइड है तो साथ में चल पड़ते हैं, मैं इस साइड हूं तू भी इस साइड है तो साथ में चल पड़ते हैं। नहीं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, स्मॉल बी और कैपिटल ए, ये भी हो सकता है और होता ही है। चारों प्रकार के गैमेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये नोट कर लेंगे थोड़ा। ये जिसको नहीं आता जरा अपनी कॉपियों में उतार लें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक ही एक्सेप्शन है, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है बात करते हैं। चलो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेम चीज दो बार बनाई हुई है। ठीक है, मान लो इस पे मान लो कैपिटल ए है और इस पे स्मॉल ए है, येलो वाले पे, ग्रीन वाले पे कैपिटल बी है, रेड वाले पे स्मॉल बी है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ चला जाए, कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी के साथ चला जाए, स्मॉल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ चला जाए, स्मॉल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ चला जाए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ऑल्सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि ऑरेंज वाला विच वॉज कैपिटल ए रेड के साथ चला जाए विच इज स्मॉल बी, और येलो वाला विच इज स्मॉल ए ग्रीन के साथ चला जाए विच इज कैपिटल बी। कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। This diagram shows law of independent assortment in NCERT. Clear? लिंकेज का किसी बच्चे को अगर टॉपिक नहीं समझ में आता और नहीं भी आता, इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, आई नो दैट, प्लीज refer to a detailed lecture of mine or any teacher you like, doesn't matter। किसी भी टीचर का आपको लेक्चर अच्छा लगता है, कहीं से समझ में आता है तो लिंकेज का डिटेल लेक्चर लगा लें। जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो मेरे लेक्चर पड़े ही हैं। आई होप मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि आपको वहीं से समझ में आ जाएगा, आपको कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बट जो बच्चे बैच के नहीं हैं, ईयर लॉन्ग बैच जिन्होंने नहीं लिया था या नहीं ले पाए, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको मेरा भी कोई ना कोई लेक्चर बहुत पुराना पड़ा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं है। आपको जो टीचर का लेक्चर पसंद है प्लीज़ टेक लिंकेज का लेक्चर, अंडरस्टैंड इट, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट नहीं चकाचक हो सकता। लिंकेज का कॉन्सेप्ट अगर वीक है, नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी यहाँ पे कैसे कैसे लगाने हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या लर्न करना है, क्या आएगा, क्या PYQ आ चुका है, ये मैं सब बता दूंगी यहाँ पे। बट कॉन्सेप्ट अगर करना है, पहली बात तो अभी समय है करने का, ऐसा नहीं कि समय निकल गया अब नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। प्लीज गेट योर लिंकेज कॉन्सेप्ट क्लियर, अदरवाइज अगर डिटेल्ड में कोई क्वेश्चन आ गया तो फंस सकते हैं हम। मान लो, क्योंकि इस बार ऐसी बात हो रही थी ना कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो वो कोई आप अपने आप क्वेश्चन बना के तुमको दे सकता है। कॉन्सेप्ट लिंकेज का ही होगा बट वो नया क्वेश्चन होगा।
वहां हम फंस जाएंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वहां नहीं फंसेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो 4 5 10 क्वेश्चन है लिंकेज से, मैं तुम्हें अभी बता दूंगी क्या 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 आता है, दैट आई विल गिव यू। बट डिटेल जहां आएगी वहीं फंस जाओगे, वहीं फंस जाओगे। क्लियर? सुनो अब, एक बीच में टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, प्लायोट्रॉपी का भी बीच में एक टॉपिक था, वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कल समझाऊंगी। अभी मैं उसको छोड़ रही हूँ क्योंकि पॉलीजेनिक और प्लायोट्रॉपी फिर आगे ही कराऊंगी, मैं साथ में ही कराऊंगी। आ जाओ अभी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन आ सकता है किसने दी थी, सटन बोवरी ने। कब दी थी? आई थिंक 1902 में दी थी आई थिंक, या ईयर मेंशन नहीं है, ईयर नहीं मेंशनड है, ईयर नहीं मेंशनड है, बट आई थिंक 1902 की बात है। 1900 में रीडिस्कवर हुआ था, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, प्लीज इसको नेट पे चेक कर लेना ईयर के। अगर एनसीईआरटी में ईयर नहीं है तो ईयर पूछेगा नहीं तुमसे कोई, फिर भी चेक कर लेना एक बार। एक मिनट में कर ही देती हूँ, रुक जाओ, लेट मी डू इट। 1902 अलग से दिया हुआ है, 1902 में। ठीक है, 1902। सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, दैट जीन्स या एलील्स या फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज लाइक अ कार, एलील इज लाइक अ पैसेंजर ऑफ द कार, या जीन इज लाइक द पैसेंजर, फैक्टर इज लाइक द पैसेंजर ऑफ द कार। जैसे जैसे क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, 1902 तक ये मूवमेंट जो है डिटेक्ट हो गई थी कि गैमीट्स में जाने के लिए क्रोमोसोम होमोलोगस सेपरेट होते हैं। फिर जब वो गैमीट मिलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो किसी के पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब गैमीट बनेगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ से कोई और गैमीट आएगा, वैसे यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, उसके 2 क्रोमोसोम है, उसके गैमीट बने तो ये सेपरेट हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गए। फिर जब गैमीट्स आपस में जुड़े, रिप्रोडक्शन हुई, नया बच्चा बना, जाइगोट बना, तो क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो गया वापस से, क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो गया वापस से। ये मूवमेंट 1902 तक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे देख ली थी। सटन एंड बोवरी ने कहा कि यार देखो मेंडल ने क्या कहा था, कह रहा भाई भाई देखो तो मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल ने कहा था कि अगर कोई 2 एलील्स हैं वो गैमीट बनते हुए सेपरेट होते हैं, ऐसे गैमीट बनते हुए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है, सेपरेट होते हैं, यही कहा था मेंडल ने, अपनी मर्जी से तो नहीं मैं बता रही हूं, कि अगर कोई 2 एलील्स हैं एक जीन के, वो गैमीट बनाते हुए सेपरेट होते हैं, फिर जब उनका आगे बच्चा बनता है, जाइगोट बनता है, मान लो इन दोनों का बना लेते हो, तो वापस में पेयर कर जाते हैं। सटन एंड बोवरी ने कहा यार क्रोमोसोम का भी कुछ ऐसा ही हाल लग रहा है कि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, फिर जब बच्चा बनता है, जाइगोट बनता है, तो क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं। ये एलील का भी यही हाल लग रहा है कि एलील जब गैमीट बनाते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं, फिर जब बच्चा बनता है, जाइगोट बनता है, तो मेरे एलील पास पास आ जाते हैं। कहीं मेरा एलील क्रोमोसोम के ऊपर ही तो नहीं बैठा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा एलील क्रोमोसोम के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा इधर से ऐसा, स्मॉल टी इधर आ गया, स्मॉल टी इधर आ गया, स्मॉल टी, दे आर सिटिंग ऑन द क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम साथ में वापस आए तो ये भी साथ में आ गए इधर ऐसे। बस यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। एनसीईआरटी की लाइन क्या है? पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ कोर्स होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही है, वुड लीड टू पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट
आ जाओ, पेज मैं बता रही हूँ जहाँ ड्रोसोफिला की फोटो बनी हुई है, दोनों ड्रोसोफिला, मेल फीमेल ड्रोसोफिला की फोटो बनी हुई है, वहां आओ। Sutton and Bovary argued that pairing and separation of a pair of chromosome would lead to segregation of a pair of factors they carried. ऑफ कोर्स दोनों ही पेयरिंग, जब क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा तो एलील्स का भी पेयरिंग होगा, जब क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होगा तो एलील्स का भी सेग्रीगेशन होगा। बस यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। डन। अब आ जाओ मॉर्गन पे। मॉर्गन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंडल। मेंडल ने पी पे किया था, एक प्लांट पे किया था अपने एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट एक एनिमल पे किया था जिसका नाम था ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, उसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। उसने क्यों ड्रोसोफिला पे किया था, इसके 4 या 3 रीजंस हैं, आपको पता होना चाहिए। मॉर्गन ने प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, मॉर्गन ने ही लिंकेज टर्म दिया था, मॉर्गन ने ही रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया था। ये पी वाई क्यू है। लिंकेज किसने टर्म दिया है, रिकॉम्बिनेशन किसने दिया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ किसने किया है, मॉर्गन ने। Why? They can be grown on in lab in a simple nutrient medium. उनका ग्रो होने में कोई नखरा नहीं है। They have a lifespan of 2 weeks. बहुत जल्दी बच्चे पैदा कर देते हैं। They have सिंगल मेटिंग के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। Then male and females are easily distinguishable. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मेल मेल तुमने कंटेनर में डाल दिया कि अरे बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इनमें नहीं होगा ऐसा। मेल इज वेरी स्मॉल, फीमेल इज वेरी लार्ज, इजीली दिख जाएंगे। एंड लास्ट, it has many types of hereditary variations that can be very easily seen with a low power microscope. जैसे कि आई कलर का वेरिएशन इनमें बहुत स्ट्रांग होता है। आई में वाइट आई हो सकती है और सीधा दूसरा वाइल्ड टाइप में या डोमिनेंट टाइप में रेड आई। इजीली माइक्रोस्कोप से देखो पता चल जाएगा। बॉडी कलर का बात करेंगे, येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी, इजीली दिख जाएगा। ये रिसेसिव, जो डार्क कलर है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट को वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं हम। ब्राउन इज डोमिनेंट, वाइल्ड टाइप को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, रेड आई को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे व्हाइट आई के लिए W स्मॉल रखेंगे, इसको W प्लस रखेंगे। येलो बॉडी को, अच्छा इसमें क्या है, रिसेसिव वाले का लेटर उठाते हैं, जैसे येलो इज रिसेसिव ना तो वाई उठा लेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, कहां से करना है भाई। येलो रख देंगे, ब्राउन वाली को येलो प्लस वाई प्लस। विंग्स का वेरिएशन, मिनिएचर विंग्स, एम रख देते हैं, बिग विंग्स एम प्लस। नोट करेंगे इसको। जानवी, F2 जनरेशन में डॉग फ्लावर में रेड फ्लावर्स होते हैं बेटे। 1:2:1 की रेशियो क्या है, 1 रेड 2 पिंक 1 येलो वाइट।
एक मिनट कंटिन्यू कर रहे हैं, रुक जाओ। हाँ। जो बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया है, और जो कह रहे हैं कि क्रैश कोर्स में मैम आपका रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है, आप लाइव नहीं ले रहे हैं, ये बात मैंने यूट्यूब पे बात बताई थी जब मैं यूट्यूब पे क्लास ले रही थी कि मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड, सम विल बी लाइव ऑफ कोर्स, डाउट सेशंस ऑफ कोर्स विल बी लाइव, सम वन शॉट्स विल बी लाइव। आपको जो क्वेश्चन बैंक मिला है इस कोर्स के साथ, आप कितनी कोचिंग्स में पढ़ के आयोगे? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, एक भी जगह तुम्हें अगर ये क्वेश्चन बैंक, इतना परफेक्ट क्वेश्चन बैंक, इतना डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक, इतना इनसाइड फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, इतना एनसीईआरटी को छानता हुआ क्वेश्चन बैंक, एक भी जगह, इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है इस वक्त, 2-2 लाख रुपए जो फीस ले रहा है, क्रैश कोर्स की फीस जिनकी 50,000 रुपए है, आपका क्रैश कोर्स का प्राइस है 1499। एक भी जगह अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक इसके लेवल का मैच करता हुआ क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो मुझे बताना, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या कमेंट सेक्शन में लिखना नीचे कि मैम आपसे अच्छा क्वेश्चन बैंक इस उसका है, इस इंस्टीट्यूट का है। तो अगर मैं आपका लाइव लेक्चर नहीं ले रही तो वो टाइम मैं क्वेश्चन बनाने में लगा रही हूं ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से मार्क्स आएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर में फर्क नहीं है, मुझे पता है तुमको सब कुछ समझ में आना ही है, दोनों से ही। टेस्ट री अटेम्प्ट का ऑप्शन तो नहीं है विपिन, लेकिन टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा बेटा आपको, आप घर पे दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक लोग कॉपी करके भी नहीं बना पा रहे हैं। कितना मेरा क्वेश्चन मार्केट में घूमता है, दूसरे टीचर्स यूज करते हैं, कॉपी करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मैं खुद बैठ के बनाती हूं, टीम लगी रहती है दिन रात। प्लस डोमिनेंट को दिखा रहा है, बाहर गई, रिसेसिव को नहीं बेटा। चलो अब ध्यान से सुनेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लिंकेज पे क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनेंगे। चलो देखो, लिंकेज होता क्या है। मान लो अभी तो मैंने बोला तुमको कि 2 क्रोमोसोम पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उस पे ए एक क्रोमोसोम पे पड़ा, बी दूसरा क्रोमोसोम पे पड़ा है, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं। लेकिन तब क्या अगर एक ही क्रोमोसोम पे दोनों पड़ा है, फिर क्या? ऐसा सेम क्रोमोसोम पे दोनों पड़ा है तब क्या होता? ये है कि जब ये बहुत पास होते हैं, ए बी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है,
तो ये साथ में ही जाते हैं गैमीट्स के अंदर, ऐसा। जब ये बहुत पास है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये एक साथ ही जाते हैं गैमीट्स के अंदर। इसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। बिल्कुल लिंक हो गया, बिल्कुल पास, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। लेकिन तुम एक ही क्रोमोसोम पे पड़े हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कंप्लीट लिंकेज हो जाएगी। हो सकता है तुम थोड़ा दूर पड़े हो, ध्यान से देखेंगे, हो सकता है तुम थोड़ा दूर पड़े हो, जैसे ए इधर है और बी भी काफी नीचे है मान लो, तो आपके साथ एक चीज हो सकती है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। दोबारा से नया कॉम्बिनेशन बना दूंगी मैं। कैसे बनेगी वो? मियोसिस 1 के समय प्रोफेज 1 में एक चीज होती है जहां क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने टुकड़े तोड़ के एक्सचेंज करते हैं, प्रोफेज 1 में, पैचिटिन फेज में। तो ऐसा हो सकता है कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से स्मॉल ए इधर आ जाए और कैपिटल ए इधर चला जाए। तो आप कहोगे मैम ये तो यहां भी हो सकता है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो क्या हो गया, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया। पहले क्या कॉम्बिनेशन था? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की वजह से स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब मेरे गैमीट्स में ऐसा आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो मतलब ये जीन्स का जो है लिंकेज नहीं रहा, क्योंकि इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया। लिंकेज मतलब जुड़ा हुआ, रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब जुड़ा हुआ नहीं। जितना पास होंगे उतना ज्यादा लिंकेज, जितना दूर होंगे उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। यही मैंने लिखा हुआ है, लिंकेज और डिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है। जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा लिंकेज, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहां पे भी तो रिकॉम्बिनेशन होती है, हो सकती है कि नहीं, कि मैम इनको रिकॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। इनको रिकॉम्बिनेशन अलाउड है बेटे, सबको रिकॉम्बिनेशन अलाउड है, कोई किसी को रिकॉम्बिनेशन से नहीं रोक पा रहा। लेकिन जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि इतने पास हैं, ये इतने पास हैं, तो जब ये टूट के जाते हैं तो ये दोनों इकट्ठे ही टूट के चले जाते हैं इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों टूट के इकट्ठे, मान लो इनका रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या होता है, ए बी इधर आ गए, स्मॉल ए स्मॉल बी इधर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वही बात है, स्मॉल ए स्मॉल बी ने इकट्ठे जाना है, कैपिटल ए कैपिटल बी ने इकट्ठे जाना है। ये इतना पास होते हैं, इनको कोई जुदा नहीं कर पा रहा। जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है। इतनी पास है कि रिकॉम्बिनेशन भी इनको सेपरेट नहीं कर पा रहा। ये रिकॉम्बिनेशन भी गले लग के जाता है कि चलो हम तो रिकॉम्बिनेशन, उधर ही चले जाते हैं, ओहो उधर वाले इधर आ गए, ओहो। इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन, मतलब तो रिकॉम्बिनेशन नहीं सेपरेट कर पा रहा है इनको, बहुत ज्यादा पास है। समझ में आया? जितना दूर होगा उतनी कम लिंकेज, जितना पास होगा उतनी ज्यादा लिंकेज। अगर लिंक हो गए जीन, टाइटली लिंक है, बहुत पास है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से कैपिटल ए और स्मॉल बी को भी चांस मिलना चाहिए था साथ जाने का, यहां मिल नहीं रहा, इसलिए एक्सेप्शन है। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है। देखो दो 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 क्रॉस दिया, आई कलर और बॉडी कलर का एग्जाम्पल, आई कलर और विंग्स का एग्जाम्पल। लर्न क्या करना है, क्वेश्चन क्या आएगा, आई कलर और बॉडी कलर टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं,
आई कलर, जैसे आई कलर क्या होता है, वाइट आई, रेड आई। आई और बॉडी कलर टाइटली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है, ये वाला केस है। रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है उसमें, ठीक है। कितना रिकॉम्बिनेशन होता है? सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन होता है। ये लर्न करना है, ये डेटा लर्न करना है। दूसरा जो क्रॉस है, आई कलर विंग्स, वो लूजली लिंक्ड है। आई कलर और विंग्स लूजली लिंक्ड है। 37.2 है, हाँ, रिकॉम्बिनेशन है। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। कुछ समझ में आया कि हवाई जहाज बन के निकल गया। जो बैच का बच्चा आए थे, तुमको तो समझ में आ ही रहा होगा यार, तुमने तो पढ़ लिया। यूट्यूब वालों से मैं पूछ रही हूँ, कुछ रिवाइज हुआ? नहीं तो डिटेल्ड देखो, डिटेल्ड। एक क्वेश्चन याद है, एक इस पे बहुत PYQs है। अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट वाज अ स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट ने कहा कि यार मैं कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसके बेसिस पे जीन्स का डिस्टेंस बता सकता हूँ एक क्रोमोसोम के ऊपर। ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे वो जीन, कम रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो कम डिस्टेंस पे होंगे जीन। इस पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जितना डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। तो भाई कह रहा है मैं जीन मैपिंग कर दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स को मैं बता सकता हूं उनके रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज पे। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज उतना ज्यादा डिस्टेंस पे है वो। तो मैं बता सकता हूं कि एक क्रोमोसोम पे जीन्स किस ऑर्डर में है। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो A B D C ये जीन्स है, तो भैया सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन इनके बीच में होगी क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है A और C के बीच में। मान लो इनके बीच में है 35% रिकॉम्बिनेशन। मान लो C और B के बीच में है मान लो 20% रिकॉम्बिनेशन। B और D के बीच में है मान लो 10% रिकॉम्बिनेशन। तो मैं कुछ कुछ बता सकती हूँ ना कि जितना कम रिकॉम्बिनेशन है ये उतने ही पास है, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है ये उतने ही दूर है। तो अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट ने कहा कि मैं जीन मैपिंग कर दूंगा बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। ठीक, भाई पे PYQ आया हुआ है भैया, ध्यान रखना। से इतना सिंपल PYQ आया था कि जीन मैपिंग किसने करी थी। तो मॉर्गन और अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट दोनों का ऑप्शन था, बच्चों ने मॉर्गन मार्क कर दिया था। ऐसा नहीं करना तुम लोगों ने। एक और चीज, 1 सेंटीमॉर्गन इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये NCERT में नहीं है बट आपको लर्न करना है। 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब इतने डिस्टेंस पे है वो। 4% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 4 सेंटीमॉर्गन पे है। 10 सेंटीमॉर्गन पे मतलब 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। 50 सेंटीमॉर्गन पे मतलब 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बेसिकली सेंटीमॉर्गन हम उसी डिस्टेंस को बोलते हैं जहां पे, जैसे 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब 1% ही हो सकती है वहां पे रिकॉम्बिनेशन। 10 सेंटीमॉर्गन मतलब 10% रिकॉम्बिनेशन हो सकती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज नेवर मोर देन 50%, ध्यान रखेंगे ये। आओ थोड़े PYQs करें।
2024 में ही 3-4 पीवाईक्यू थे, जितना मैंने पार्ट करा दिया उसका पीवाईक्यू करा रही हूँ। 2024 का पीवाईक्यू है, आओ देखें। टू और मोर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, उसको हम कहते हैं एलील। क्रॉस ऑफ F1 progeny with homozygous recessive parent, किसी प्रोजेनी। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था अभी जो मैं डाउट सेशन ले रही थी कि मैम जब टेस्ट क्रॉस कहते हैं तो F1 को कहते हैं F2 को कहते हैं। मैंने कहा था कि यार F2 को ही कहना चाहिए, लेकिन ये खुद ही कह रहा है एंटी है, F1 और F2 दोनों कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस। एनी ऑफ द पेरेंट्स के साथ बैक क्रॉस, मतलब मान लो जैसे ये है, अगर सिर्फ इसके साथ करेंगे तो टेस्ट क्रॉस, अगर दोनों में से किसी के साथ करेंगे तो बैक क्रॉस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, फ्लॉयडी। नेक्स्ट, ये नहीं आज हमने किया, रुक जाओ, ये बेसिकली प्लायोट्रॉपी का क्वेश्चन है, ये करो, कीजिए। Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? देखिए, ये पहले वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये वर्ड कुछ गलत है, एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज जनरेशन, factors occur in pair in normal different discrete unit controlling a particular character is called factor, expression of only one parental character is found in monohybrid cross। इसमें मेरे को ये शायद इसका कुछ वर्ड का कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक ये सही ही होनी चाहिए स्टेटमेंट, कुछ मैंने लगता है, मेरे को लग रहा है मिसप्रिंट है ये, सारे सही होने चाहिए आई थिंक। ये मेरे को लगता है एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, अगर ये एक्सप्रेशन की जगह कुछ और है तो सारे सही होने चाहिए, बट दिस वर्ड आई एम नॉट श्योर, कुछ मिसप्रिंट है ये। करो। The blood group that father is B positive and mother is A positive, child is O positive, their respective genotype can be। अगर बच्चा, मेरे को O पैदा करना है, O के लिए मेरे पास सिंगल आई होना चाहिए, O का और कोई वो नहीं हो सकता। तो पापा अगर B है तो B भी नहीं हो सकता, B I होना चाहिए क्योंकि I यहीं से तो आएगा। A है, ए तो नहीं हो सकता, ये होना चाहिए ताकि ये आई इधर से आ जाए। ये हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता ना इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता। आओ नेक्स्ट करो। Frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by, बताओ। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। किसने किया था? अभी बात हुई है, अभी बात हुई है, अभी बात हुई है, अभी बात हुई है। नेक्स्ट,
कुछ गलत तो नहीं है? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ध्यान से देखना कहीं मुझसे कुछ छूट गया हो। सही है, क्लोजली लोकेटेड होगा तो इंडिपेंडेंट तो असॉर्ट नहीं कर पाएगा, है ना, ये बात सही है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर लिंक्ड। does not hold good for the genes that are located closely। सही है पहला वाला, दूसरे वाला गलत है, closely located genes assort independently। करो, ये तो सिंपल है। कितने किए थे भाई ने? 7 पेयर किए थे। आगे आ जाओ। among the following characters which was not considered by Mendel on his experiments। ठीक है, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। ट्राइकोम्स की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आगे आ जाओ। which one of the following given below is the period for Mendel's hybridization experiments। 2017 क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि भाई मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया कौन सी ईयर से कौन सी ईयर में किया, बस ये बता दो, ले जाओ 4 मार्क्स। आ जाओ। क्या यूज नहीं किया? किया, 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 नहीं किया। पॉड शेप किया, पॉड लेंथ नहीं किया। सेम क्वेश्चन। रिसेसिव फीचर कौन सा है जो मेंडल ने अपने लिए, जो मेंडल ने स्टडी किया, है ना। एक्सियल फ्लावर पोजीशन, एक्सियल तो हमें चाहिए ताकि ज़्यादा फ्लावर्स उग सके, है ना, एक्सियल तो हमें चाहिए, ये डोमिनेंट है। ग्रीन सीड कलर, इट्स रिसेसिव फीचर। सीड हमने खोला तो अंदर से येलो सीड निकला है ना, ग्रीन तो नहीं निकले थे, येलो निकलाए थे। आंसर है हमारा ग्रीन पॉड कलर, राउंड सीड शेप। फर्स्ट जेनेटिसिस्ट कौन है भाई हमारा? मेंडल। बोलो। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, देन प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट्स। हम एक डायग्राम से समझते हैं, ये ऐसे करके डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? इस डायग्राम को हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। पहली बात तो पुनेट स्क्वायर किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए, और भाई की कंट्री क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। करो। करो। ये क्या है? आई जीन का मतलब पता है क्या है? ब्लड ग्रुप वाला जीन है आई जीन। इसके 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। सही है। पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, सही है। व्हेन ए एंड बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। डिफरेंट शुगर्स बनाते हैं ये, ए शुगर और बी शुगर डिफरेंट शुगर्स हैं। आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये सही है। सी हो गया। आगे करेंगे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। ऑफ कोर्स रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर। F1 आ गया पिंक फ्लावर, F1 आ गया पिंक फ्लावर। पिंक को जब सेल्फ किया तो हमारे पास रेड
पिंक और वाइट आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हर जगह लगेगा, इनकरेक्ट ढूंढनी है आपको। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस, ये सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करता है। पिंक इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी सही है। रेशियो ऑफ रेड पिंक वाइट, तो दिक्कत क्या हुई? अच्छा ये गलत है, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हर जगह लगेगा ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कभी भी निल एंड वॉइड नहीं होता, कभी भी नहीं होता, हर जगह लगता है। आंसर इज ए। आ गया जो जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर ये एंड ये, ठीक है। ए बी है हस्बैंड, वाइफ है AI। बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? गैमीट बना लो, इसका गैमीट बना लो A और B, इसका गैमीट बना लो A और I, बना लो AB AI BI। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 4 प्रकार के जीनोटाइप देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 2 3 4 जीनोटाइप। और फिनोटाइप आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये और ये एक ही ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप, दिस इज AB ब्लड ग्रुप एंड दिस इज B ब्लड ग्रुप, 3 फिनोटाइप्स। टॉल प्लांट है, क्रॉस कर दो डॉर्फ के साथ, F1 बना लो, उसको सेल्फ कर लो। रिजल्ट में जीनोटिपिक रेशियो क्या है? जीनोटिपिक रेशियो आएगी 1:1। 1 इज होमोजाइगस टॉल, 2 इज हेटेरोजाइगस टॉल, 1 इज ड्वार्फ। चलो ये आप कर लेंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन कराती हूँ। चलो एक बार ये करो। क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? मॉर्गन ने। What map unit is adopted for construction of genetic maps? यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ये फालतू का क्वेश्चन था लेकिन आपको पता है। रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉसओवर, सेंटीमॉर्गन पूछ रहा है क्या है बेसिकली। सेंटीमॉर्गन बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस है जीन्स का क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि सिर्फ 1% क्रॉसओवर को शो कर रहा है। मतलब क्रॉसओवर, अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा था 1% रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर सेम सी चीजें, क्रॉसओवर का रिजल्ट होता है रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसओवर रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन। सो वही बात है, 1% रिकॉम्बिनेशन 1% क्रॉसओवर इज सेम थिंग, वही एक सेंटीमॉर्गन है। सही। सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है ये, स्टुअर्ट इवेंट ने किया था जीन मैपिंग। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्लास से कुछ फ़ायदा हुआ है। अगर क्लास से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, अगर आपका मन करता है बताने का तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं मन करता तो कोई बात नहीं। अगर आप क्लास को लाइक करना चाहते हैं तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ चैप्टर करना चाहते हैं तो आप कल मुझे 4 बजे यहीं पे मिल सकते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे। विल कंप्लीट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लायोट्रॉपी, म्यूटेशन, genetic diseases, sex determination, everything, and we'll finish the chapter. And I hope from the depth of my heart that you work very hard for NEET 2025 and you get all the success. And I hope God, या जिसको भी आप मानते हैं, nature, anything, shows you the right path in life and you are able to be at peace with yourself, be happy, achieve what you want to achieve, and be content with what you get. Thank you so much. I'll see you tomorrow at 4 p.m.